उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर के अब बहुत कम समय बचा है। समाजवादी पार्टी ने 9 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि कांग्रेस सपोर्ट में रहेगी, लेकिन प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के सिंबल पर ही चुनाव लड़ेंगे। इसके क्या राजनीतिक मायने हैं और क्यों अखिलेश यादव को आखिरकार ये कदम उठाना पड़ा है, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के तेज तर्रार नेता मनोज यादव जी हैं। मनोज जी, रात के 11:15 बजे अखिलेश जी का ट्वीट आता है और वो कहते हैं कि सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस को कुछ नहीं दिया आपने। बात नहीं बन पाई क्या फाइनल? नहीं, बिल्कुल बात बनी और इसमें दो राय नहीं है। ये बातें कहना मेरे ख्याल से गलत है कि बात नहीं बनी। समाजवादी पार्टी ने 3 सीटें ऑफर की थी कांग्रेस को और वो 3 सीटों पे कांग्रेस के नेतृत्व ने बात को मना किया, क्योंकि उनका फोकस मेरे ख्याल से महाराष्ट्र है, वायनाड है और भी तमाम सारे झारखंड है और उपचुनाव जो देश में उन पे है, इस वजह से। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की और कांग्रेस नेतृत्व की बात हुई है, इस वजह से कांग्रेस ने कहा कि आप चुनाव लड़िए, हम आपका सहयोग करेंगे और वो बेहतर तरीके से हमारे साथ इंडिया अलायंस में है। और हम एक बात स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि 2027 का जो रण होगा उसमें हम सब साथ लड़ेंगे। महाराष्ट्र में हम सब साथ लड़ेंगे और बीजेपी को हराएंगे। ये बड़ी बात नहीं, बड़ी बात ये है कि मौजूदा जो एलायंस की सरकार है बीजेपी की, एनडीए की उत्तर प्रदेश में, उस पे क्या हुआ, संजय निषाद को क्या मिला, उस पे हम बाद में आएंगे। पहले कांग्रेस की बात करेंगे। कांग्रेस मरता क्या ना करता वाली कहानी थी। आप 2 सीटें जो गाजियाबाद और खैर दे रहे थे, पिछले 25 साल से उनका रिकॉर्ड रहा है। 1500 2000 उनका प्रत्याशी पाया है। 19 के विधानसभा चुनाव में गाजियाबाद वो आपके साथ मिलकर लड़े थे, तब भी बुरी तरह हार गए थे। वो ये जान रहे थे कि दान की बचिया तो आपने दे दी, अब उसके दांत तो गिन नहीं सकते हैं, हारना मजबूरी है वहां पे, तो क्यों लेके एहसान लाते हैं? ये बात नहीं सही है। ये बात बिल्कुल नहीं सही। हमने उन्हें तीसरी सीट भी ऑफर की थी वहाँ पे फूलपुर की जी। और खैर जी, जो हम उनको दे रहे थे वो हम जीते हैं। हाँ। लोकसभा 2024 में खैर विधानसभा हम जीते हैं। हाँ। हमारे प्रत्याशी ने वहाँ पे अच्छी मार्जिन से बढ़त बनाई थी। हम हारी हुई सीटें नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह तो राहुल गांधी जी अमेठी हार गए थे, गठबंधन हुआ, राहुल जी ने अपने एक पार्टी के वर्कर को लड़ाया चुनाव और वो जीते और बीजेपी की बड़ी नेता को हरा दिया चुनाव। बात ये नहीं महत्वपूर्ण है। अगर आपका प्रत्याशी अच्छा है तो इतिहास तो बहुत बड़ा है। धरवारा हम नहीं जीते हैं कभी, धरवारा से हमारे पार्टी के एक नेता चुनाव जीत गए। इस तरह बहुत सारी, सुल्तानपुर समाजवादी पार्टी कभी नहीं लोकसभा जीती, हम मेलाई करके चुनाव जीत गए। तो ये बातें महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि कांग्रेस के नेतृत्व ने मना किया चुनाव लड़ने से। हमने 3 सीटें ऑफर की थी, जो बड़ी बात थी। 3 सीटों का मतलब 9 में कितने परसेंट हो गया? लगभग 35 से 40% के 20 सीटें हम दे रहे थे। ये छोटी बात होती है क्या? और कोई भी राजनीतिक दल, बताइए, संजय निषाद जी तो 1 सीट के लिए परेशान है, राजभर जी 1 सीट के लिए परेशान है, तो ये भी तो महत्वपूर्ण है। तो बात यहाँ पे सीटों की नहीं है, कांग्रेस को डोमिनेट करने की बात नहीं है, उसको डिस्क्रेडिट करने की बात नहीं। कांग्रेस को हम मजबूत करना चाहते हैं और मजबूती आपने 2024 में देखी है कि कैसे कांग्रेस को 6 लोकसभा मिले। और मध्य प्रदेश में, हरियाणा में भी अगर कांग्रेस हमारे गठबंधन के साथ में रखती हमको, तो निश्चित तौर पे उनके सिनेरियो कुछ अलग होते, पिक्चर अलग होती, रिजल्ट अलग होते। हालांकि अजय राय से मेरी बात हुई, उन्होंने ये कहा कि समाजवादी पार्टी अगर गठबंधन धर्म निभाती तो प्रत्याशियों के अनाउंसमेंट से पहले हमसे बात तो करती। आपने 6 प्रत्याशी पहले घोषित कर दिए, फिर आप कह रहे हैं कि अगर आपको जरूरत हो तो बताइए, हम किस पे लड़वा दें आपको? देखिए, एक बात अजय राय जी को हमेशा समझनी चाहिए, समाजवादी पार्टी का नेतृत्व बात करता है गठबंधन को लेके, तो अजय राय जी से हम क्या बात कर लें? क्या बात कर लें? तो कहीं फ्रेम में ही नहीं है। सिंपल सी बात है, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तो कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व से बात करेगा। हाँ। अब ये डीलिंग कौन सी हुई? हाँ। कि हमारा नेतृत्व उत्तर प्रदेश के गठबंधन से कांग्रेस के प्रदेश सदस्य से बात करे, ये कोई बातचीत का कोई प्रोटोकॉल बनता है क्या? नहीं बनता है। तो आदरणीय अजय राय जी को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। और समाजवादी पार्टी से गठबंधन घाटे का सौदा नहीं है, कम से कम उत्तर प्रदेश में तो नहीं है। मैं कह रहा हूँ किसी भी प्रदेश में नहीं है। हाँ। मैं दावे से कह रहा हूँ। अगर आप झारखंड जाएंगे तो कैसे चुनाव लड़ेंगे? वहां तो पहले से ही कांग्रेस के साथ आरजेडी लड़ रही है। जिन यादव सीटों पे आप वहां पर कैंपेन करने की बात कर रहे हैं या चुनाव लड़ने की 11 सीटों की बात कर रहे हैं, आरजेडी यादव वोट बैंक के लिए पहले वहां मौजूद है गठबंधन में, जेएमएम पहले कांग्रेस के साथ है, तो कहाँ आप फिट हो रहे हैं फर्मे में? अभी कोई सीट घोषणा नहीं हुई है, इसलिए इंतजार करिए। महाराष्ट्र की बात शुरू करता हूँ मैं। महाराष्ट्र में मेरे 2 विधायक, जब
महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी तो हमने समर्थन किसको दिया? किसको दिया? भाजपा को तो दिया नहीं, बिल्कुल नहीं दिया। हमने तो कांग्रेस को समर्थन दिया। जब एमपी में कमलनाथ जी की सरकार बनी तो हमने किसको दिया समर्थन? शिवराज सिंह चौहान को तो दिया नहीं, कमलनाथ जी को दिया ना। तो हमारा गठबंधन, हमारी जो ताकत संवैधानिक होती है, हमारे विधायक सांसद होते हैं, तो हम तो कांग्रेस को मदद करते हैं। तो ये बात अजय राय जी को नहीं कहनी चाहिए। हालांकि आप उत्तर प्रदेश में बड़े भाई की भूमिका में हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये समाजवादी पार्टी को भी पता है कि आप उत्तर प्रदेश से बाहर जाएंगे तो आप छोटे ही भाई हैं। महाराष्ट्र का आपने जिक्र किया, 2 विधायक आपके हैं। अजय राय जी ये कहते हैं कि 2 हैं, 2 और ले लीजिए, 3-4 सीटों पर चुनाव लड़ लीजिए, बाकी आपकी कहां वहां वजूद है? किस हक से आप वहां पर 11-12 सीटें मांग रहे हैं? आप मीडिया के साथ ही 2 शब्दों का इस्तेमाल बहुत करते हैं। हाँ। एक बड़े भाई, एक छोटे भाई का। जी। आपको हम तीसरे भाई की बात कर रहे हैं। हाँ। हम ना बड़े भाई हैं ना छोटे भाई हैं, हम महत्वपूर्ण भाई हैं। हाँ। और जो महत्वपूर्ण भाई होता है उसका सम्मान होना चाहिए। हाँ। और जो महत्वपूर्ण होता है वो आपको डिसाइडिंग फैक्टर की तरह काम करता है। क्या जरूरत थी दीपेंद्र हुड्डा जी को ये कहने की कि यहाँ समाजवादी पार्टी का कुछ नहीं है? हमने कहा क्या? हमने उत्तर प्रदेश में कभी कहा क्या? हमने कुछ बोला इस तरह की बात क्या कि यहाँ पे कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं? हम लोग क्यों नहीं कहते हैं? हो सकता है 200 वोट हमको मिल जाएं कांग्रेस के, और बयान दे देंगे तो 2 नहीं मिलने वाले। मरा हाथी भी 1.25 लाख का होता है। मरा हाथी 1.25 लाख का होता है। ये बात कांग्रेस के रीजनल लीडर्स को समझनी पड़ेगी। हाँ। कमलनाथ जी ने क्या जरूरत थी बोलने की? बोले, नुकसान हुआ। जिन यादवों के दम पे सत्ता पाई थी बहुमत की, उन यादवों को नाराज किया आप। लगातार आप हमला करते हैं। यही दीपेंद्र हुड्डा, एक जो पूरा एक एरिया है, उस एरिया में आपने क्या किया? अच्छा, एक खबर ये भी है कि जो 2 सीटें 3 सीटें आप दे रहे थे कांग्रेस को, प्रियंका गांधी के एक बहुत करीबी उत्तर प्रदेश के नेता हैं जो उनका पूरा जिम्मा संभालते हैं कांग्रेस में, वो लगातार ये फीडबैक दे रहे थे कि आप कांग्रेस समाजवादी पार्टी की छोड़ी हुई सीटें क्यों लड़ रही है, आप अपने से क्यों नहीं मांग रहे हैं? एक प्रेशर उधर से बिल्ड कराया जा रहा था कि आप मांगिए, आप कहिए कि समाजवादी पार्टी सीटें छोड़े, तब हम उस पर चुनाव लड़े। मझुआ की सीट का जिक्र हो रहा है। खबरें ये थी कि अजय राय अपने बेटे को वहां से चुनाव लड़ाना चाहते थे, इसलिए वो मझुआ मांग रहे थे। तो फिर लड़ा ले बेटे को लड़ा ले, खुद लड़ ले, तो मुझे नहीं लगता है कि परिणाम कुछ आने वाला। देखिए, कार्यकर्ताओं को चुनाव में लड़ाना पड़ता है, और समीकरण हमारा कैसा है, जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, ये महत्वपूर्ण है। कौन जिताऊ कैंडिडेट है, ये महत्वपूर्ण है। अगर ये चीज आप करने में सफल हुए तब चुनाव जीतेंगे। मैं इस पे कोई स्पष्ट रूप से कह भी नहीं सकता कि जो कि ऐसी खबरें हैं, सिर्फ उनकी तरफ से ऐसी मांग नहीं है कि वो अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। जब आप देते तो वो कहते ना कि प्रत्याशी कौन है, जब आपने दिया ही नहीं तो फिर क्या बताते हो? अरे, हम तो उनकी सीट पे प्रियंका गांधी जी को लड़ाना चाहते थे, लेकिन अब उन्हें लड़ना था। अगर प्रियंका गांधी जी को लड़ा देते तो शायद आज प्रधानमंत्री की शपथ ना ले पाए। ये एक बड़ा प्रश्न है कि प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ने के लिए जो है वो 25 साल का समय लग गया। राजनीति में तो बहुत पहले से वो एक्टिव है, लेकिन उनको मतलब डायरेक्टली चुनाव में आने में, लोकसभा जाने में 25 साल का समय क्यों लगा? कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, उनको ओपनिंग बड़ी धमाकेदारी से करनी चाहिए थी। हाँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सोच थी कि बनारस में प्रियंका गांधी जी चुनाव लड़े। हाँ। और एक मजबूत टक्कर हो। चुनाव कौन जीतेगा ये महत्वपूर्ण नहीं होता है। अगर प्रियंका जी उनके खिलाफ चुनाव लड़ती तो इस सदी का वो सबसे टफेस्ट चुनाव होता। हार जीत किसी की भी हो सकती, और ऐसे बहुत सारे चुनाव। केजरीवाल लड़े वहां से, केजरीवाल जी लड़े और एक अच्छा चुनाव था। और इसी तरह इंदिरा गांधी जी के खिलाफ बड़े बड़े लीडर्स रायबरेली में लड़े, तमाम सारी सीटों पे गए। तो एक टफेस्ट कॉन्टेस्ट होता, तो निश्चित तौर पे बीजेपी को मुंह की खानी पड़ती और उनका सेंट्रलाइजेशन पूरा बनारस हो जाता। अब कांग्रेस ने हिम्मत नहीं दिखाई। अगर हिम्मत दिखा देते तो परिणाम कुछ और होते। क्या माने रखता है पता है? तमाम सारे कार्यकर्ता, तमाम सारे लोग ये चले गए कि मोदी जी जीत जाएंगे, उनको नहीं हरा पाएंगे, कोई विश्वसनीय चेहरा नहीं आ पाया सामने। तो ये कांग्रेस को रणनीति तय करनी कि किसको हराया जा सकता है, किसके द्वारा लड़ाया जा सकता है। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से और पार्टी की तरफ से बधाई दूंगा आदरणीय प्रियंका गांधी जी को कि वो सदन में जाएं, अपनी आवाज़ को बुलंद करें और एक बेहतर राजनीतिक जीवन की पारी की शुरुआत करें और भारतीय राजनीति में नए पैमानों को स्थापित करने का प्रयत्न करें, जिससे कि जैसे हमारे भारत के लोकतांत्रिक ढांचे का और राजनीतिक सिस्टम का पूरा जो एक नया पैमाना है वो बन के सामने आए। महाराष्ट्र आप जा रहे हैं, धुलिया में और मालेगांव में अखिलेश जी की बड़ी जनसभाएं हुई।
एमआईएम ये कह रही है कि जिन 2 जगहों पे अखिलेश जी प्रचार करने पहुंचे हैं, उन दोनों जगहों के विधायक एमआईएम के हैं और वहां पर अखिलेश जी को पता है कि उनका जनाधार कितना है। आप वहां क्या करने जा रहे हैं? जो काम ओवैसी उत्तर प्रदेश में आके करते हैं, वही काम समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में करने जा रही है। ये एमआईएम आप पर आरोप लगा रही है। हम बीजेपी को चुनाव हरा देते हैं, लेकिन आप सेंधमारी तो मुसलमान वोटों में ही करेंगे ना। देखिए, समाजवादी पार्टी की अपनी कैपेसिटी है और समाजवादी पार्टी अपनी कैपेसिटी के आधार पर चुनाव लड़ती है। हम सेंध ओंध मारी वाला काम नहीं करते हैं। कार्यकर्ताओं की अगर इच्छा रहती है कि चुनाव लड़ा जाए, इस सीट पे हम बेहतर लड़ाई करेंगे और हम जीत सकते हैं, तो वहाँ पे चुनाव लड़ने का प्रयास किया जाता है। एआईएम जैसी राजनीतिक दल से समाजवादी पार्टी का कोई सरोकार नहीं है। हालांकि वो ये कहते हैं कि हमने लोकसभा के चुनाव में बहुत इंतजार किया कि अखिलेश जी हमसे बात कर लें, गठबंधन के लिए हमने बहुत पैरवी की, अखिलेश जी तक बात पहुंचाई, लेकिन वो हमसे तैयार नहीं हुए। एक भी सीट लड़ लेते तो हम लोग जो हैं वो मजबूत एक स्ट्रक्चर तैयार कर सकते थे, लेकिन अखिलेश जी डरते हैं कि अगर वो हमसे मिल जाएंगे तो मुसलमान सारा फिर ओवैसी की तरफ चला जाएगा। वो जिसके साथ चुनाव लड़ते हैं वो बीजेपी के साथ चले जाते हैं वो लोग, और वो बीजेपी के लिए हमेशा से बेहतरीन फील्डिंग करते हैं। जैसे मैंने कहा, और बड़ी छोटी बात है वो, कि दीपेंद्र हुड्डा, कमलनाथ, सब लोगों ने ऐसे ऐसे बयान दिए, नुकसान हो गया, जो बड़ी छोटी बात है। आपके बयान कैसे आते हैं? आपसे मेरा राय है, एआईएम के जो चीफ हैं उनसे, उनके बयान कैसे आते हैं, उनके भाई के बयान कैसे आते हैं? तो वो तो बीजेपी को बैठे बैठे फायदा दिलाने वाले राजनीतिक दल के रूप में है। हो सकता है जहाँ मुस्लिम बाहुल्य एरियाज हों, उनके तमाम सारे विधायक बन जाते हों, लड़ लेते हों, लेकिन उनकी पार्टी में आस्था नहीं है। उन मुसलमान कैंडिडेटों की भी, जीते हुए विधायकों की भी। बिहार इसका बड़ा उदाहरण है कि वो पूरा के पूरे विधायक जाके दूसरे दल में चले जाते हैं। यानी कि आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी समाज में जो सहमति है वो नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है। आप बीजेपी के लिए एक बेहतरीन रेड कॉर्पेट बिछाते हैं, इसके लिए पूरा देश आपको जानता है। जो बाटो काटो वाला मामला है वो मुसलमानों के साथ होता है, वो बटते हैं, वो कटते हैं और वो आखिर के दूसरे लोग फायदा उठाते हैं। जिस दिन तेलंगाना में, हैदराबाद में और आंध्र प्रदेश में इनकी सरकार बन जाएगी, उस दिन हम लोग गठबंधन जरूर करेंगे। इनकी सरकार मतलब इनका मुख्यमंत्री, हम निश्चित तौर पे गठबंधन करेंगे। और ये मैं एश्योरेंस दिलाता हूं पार्टी के कार्यकर्ता और प्रवक्ता होने के नाते, मैं राष्ट्रीय जी से गुजारिश करूंगा कि एआईएम से हमारा गठबंधन हो अच्छा, सब लोग आपके गठबंधन की बात कर रहे हैं। भाजपा ने भी अपने गठबंधन के एक साथी को जो है बड़ी मुंह की खिलाई है, 3 दिन 4 दिन दिल्ली में डेरा डाले रहे। ये वो साथी थे जिनको आपने सांसद बना दिया था। अब क्या है, उनके लिए सहानुभूति रख रहे हैं? कुछ ऐसे जानवर होते हैं, मैं जानवर नहीं कह रहा हूँ किसी को, जो बाजार में सिर्फ बंधने के लिए आते हैं, दिखाने के लिए आते हैं। ठीक वही स्थिति संजय निषाद जी की है। उनको दिल्ली में ले जाके खूंटे से बांध दिया, यहीं बैठे रहो, चारा खाओ, होटल का आनंद लो, बाकी कोई मतलब नहीं है। ना हम तुम्हें सीट देने जा रहे हैं, ना हम तुमसे, वो कहते नहीं है वो अक्सर ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, मैं राष्ट्रीय नेतृत्व से बात करूंगा, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो वो इसीलिए उनको बात करनी थी, बात करने के लिए बुला लिया, बात खत्म हो गई। इससे ज्यादा और उनकी कोई वैल्यू नहीं है बीजेपी में। इससे ज्यादा अपमान कुछ हो भी नहीं सकता मेरे समझ में। किसी पार्टी का जो सत्ता में शामिल है, सम्मान रखने के लिए 9 सीटों पे चुनाव था, एक सीट तो दी जा सकती थी, एक संजय निषाद को दी जा सकती थी, जबकि उन्हीं का विधायक था, इसलिए फिर भी नहीं दिया, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण। ये इनकी बात हो गई है। एक करहल की भी सीट की बड़ी चर्चा है, जहां पर धर्मेंद्र यादव जी जो सांसद है समाजवादी पार्टी के आजमगढ़ से, उनकी बहन के जो पति हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है। यादव उनके आगे लगा है। लग रहा है कि वोट में सेंधमारी करने की, परिवार के एक आदमी को परिवार के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश है। मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया, उसके बावजूद भी यादव कैंडिडेट नहीं है, उनको सपा के ही प्रत्याशी चाहिए। यानी कि सपा के पास जो प्रत्याशी हैं वो जनाधार वाले हैं, मजबूत लोग हैं। लेकिन इस कहावत को मैं इसलिए साबित गलत किए दे रहा हूँ कि जो सपा में है वही मजबूत है। जब तक सपा में है वो पीडीए का है, वो मजबूत है। क्योंकि सपा के पास पूरी जनता का विश्वास है। वो मुस्लिम कम्युनिटी हो, SC ST कम्युनिटी हो, बैकवर्ड कम्युनिटी हो, वो जानती है कि हमारे अधिकारों की रक्षा अगर कोई कर सकता है, समाजवादी पार्टी, आदरणीय नेताजी की पार्टी समाजवादी पार्टी, आदरणीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी विचारधारा ही कर सकती है। इसलिए उनकी मजबूती तब तक है। अगर वो चुनाव लड़ रहे हैं तो उनको अग्रिम
हार की बधाई मैं देता हूं करहल से। और आप ये मुझसे सवाल पूछेंगे रिश्तेदार हैं और आप ऐसा कह रहे हैं, राजनीति में कोई रिश्तेदार नहीं होता है। वो चाहते थे कि वहां से कोई सेलिब्रिटी उतारा जाए, क्योंकि भाई कभी उन्होंने बघेल को उतार दिया, वो भी आपके पुराने साथी थे। मुलायम सिंह यादव ने उनको ककहरा सिखाया, कई बार चुनाव लड़ा दिया। इस बार उनकी बेटी को लेकर के भी नाम की चर्चा थी, संघमित्रा मौर्य के नाम को लेकर के चर्चा थी, क्योंकि वो भी स्वामी प्रसाद मौर्य से उनका जुड़ाव है। तो कहीं ना कहीं करहल में एक सेलिब्रिटी लाना चाहती है भाजपा के। इस यादव परिवार को अगर कोई कमजोर कर सकता है तो कोई हीरो या कोई सेलिब्रिटी जो चर्चित में लाए का है नहीं, ले आते, कौन मना कर रहा था। हम तो कह रहे थे बड़े बड़े कई सारे कलाकार हैं उनको उतार देते। यादव कम्युनिटी के कलाकार हैं, मुख्यमंत्री हैं वहाँ, उनकी पत्नी को लड़ा देते यहाँ से लाके, कौन मना कर रहा था। हमने कोई गांव में कहावत है कि गाय के पैर में कोई नोवन बांध रखी थी क्या कि हमको जकड़ दिया था हमने, ऐसा तो है नहीं। आजाद है। करहल पे फोकस करना चाहती है बीजेपी, और इस तरह के आप मीडिया के साथियों को सिर्फ एक सवाल पूछने के लिए इस तरह की बातें कर देते हैं, बाकी कोई मतलब नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। मनोज जी हमारे साथ थे और वो साफ तौर से इस पूरे राजनीतिक परिदृश्य में खुलकर हमारे साथ चर्चा कर रहे थे। और कांग्रेस के साथ जो गठबंधन में सीटों को लेकर के बातचीत चली है उस पर वो कहते हैं कि ये बहुत दूरगामी इसके परिणाम होंगे, महाराष्ट्र से लेकर के झारखंड तक। और जो इंटरनल खबरें हैं वो ये भी बताती हैं कि आने वाले वक्त में अगले 6 महीनों में जो एमएलसी की सीटें खाली होंगी उत्तर प्रदेश में, उनमें कांग्रेस के लोगों को समाजवादी पार्टी सपोर्ट करके सेट करेगी, यानी कि उनको चुनाव जिताएगी, कांग्रेस के कुछ प्रत्याशियों को विधान परिषद में पहुंचाएगी। यानी कि ये सब दूरगामी सेटिंग्स जो हैं वो चल रही हैं। आज की चर्चा में बस इतना ही। आपको हमारी ये चर्चा कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बता सकते हैं आप किन विषयों पर चर्चा कर सकते हैं, हमें ये भी लिखकर बताइएगा। आज बस इतना ही। नमस्कार।